नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में आज हम लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री प्रकाश रसायन के नियमों का अध्ययन करेंगे। फोटोकेमिस्ट्री में प्रकाश विकिरण या की उपस्थिति में किसी अभिक्रिया के वेग और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया मुख्य रूप से दो नियमों द्वारा निर्देशित होती है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो मेनली दो नियम या टू लॉज को फॉलो करती हैं। फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश का प्रथम नियम, जिसे हम ग्रोथस एंड ड्रॉपर लॉ कहते हैं। और दूसरा नियम है प्रकाश का द्वितीय नियम, या हम इसको स्टार्क आइंस्टीन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम कहते हैं, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं क्वांटम लॉ। इसमें हम प्रथम नियम ले प्रकाश रसायन का प्रथम नियम या ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। इस नियम के अनुसार जब किसी पदार्थ पर प्रकाश विकिरण आपतित होती है तो आपतित विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित होता है। जो भाग अवशोषित होता है केवल वही भाग पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश विकिरण का शेष भाग या तो पारगमित हो जाता है या परावर्तित हो जाता है। पारगमित या परावर्तित विकिरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। When light incident on any substances, only the fraction of incident light which is absorbed by substances can bring about a chemical change. वह विकिरण जो पदार्थ द्वारा अवशोषित होती है वही प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन यह कतई आवश्यक नहीं है कि जो प्रकाश विकिरण अवशोषित होती हैं वो रासायनिक दृष्टि से प्रभावी हो। यदि कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो उस अवशोषित प्रकाश विकिरण का कुछ भाग या पूर्ण भाग या तो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है या उसी आवर्ती या दूसरी आवर्ती की विकिरण के रूप में पुनः उत्सर्जित हो जाता है। तो अगर पहली चीज़ तो केवल वो ही विकिरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी हैं, जो अवशोषित होती हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सभी अवशोषित विकिरण ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराएं। इसके लिए कंडीशन फेवरेबल होना जरूरी है या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए परिस्थिति अनुकूल होना आवश्यक है। अब अवशोषित प्रकाश विकिरण से कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं, इसके लिए कितनी प्रकाश विकिरणों का अवशोषण होगा उसके परिमाण को ज्ञात करना आवश्यक है। माना कोई विकिरण जो आपतित हो रही है उसकी तीव्रता I0 है, I0 है, उसमें से अवशोषित विकिरण की तीव्रता I है और पारगत विकिरण की तीव्रता IT है। तो हम कह सकते हैं I0 इक्वल टू IA प्लस IT या IA इक्वल टू I0 माइनस IT। अब हम बियर लॉ से देखें। बियर लॉ के अकॉर्डिंग IT इक्वल टू I0 e की पावर माइनस KC होता है। और लैम्बर्ट लॉ अगर हम देखें तो लैम्बर्ट लॉ कहता है IT इक्वल टू I0 e की पावर माइनस KT, यानी जो प्रकाश किरण की तीव्रता है वो सांद्रता के प्रोपोर्शनल है और यहाँ T थिकनेस के प्रोपोर्शनल है। तो दोनों नियम को अगर हम मिलाएं तो IT इक्वल टू
I0 e की पावर माइनस KTC होगा। यह इक्वेशन का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, यानी IT का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इस इक्वेशन में रखें तो हमारा होगा IA इक्वल टू I0 माइनस I0 e की पावर माइनस KTC, या IA इक्वल टू I0 1 माइनस e की पावर माइनस KTC। यह है अवशोषित प्रकाश की तीव्रता या अवशोषित विकिरण के परिणाम को व्यक्त करता है। अब इस नियम की अगर हम सीमाएं देखें तो क्या है, यह नियम केवल गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। अर्थात न तो इस नियम से इस बात की जानकारी मिल सकती है कि तंत्र कितने विकिरणों का अवशोषण करता है, या अवशोषित विकिरण से कितने अणुओं का एक्साइटमेंट हुआ, उत्तेजन हुआ, यानी कितने अणु विकिरण, कितने विकिरण अवशोषित हुए और कितने अणु रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तेजित हुए। दूसरी लिमिटेशन है, यह नियम केवल प्राथमिक रासायनिक प्रक्रमों पर लागू होता है, प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर लागू होता है, सेकेंडरी पर आंशिक रूप से लागू होता है या पूर्णतः लागू नहीं होता है या पूर्णतः असफल रहता है। तो ये दो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस, इससे हम यह नहीं पता लगा सकते कि कितने विकिरणों का अवशोषण हुआ या कितने अणुओं का विकिरण द्वारा कितने अणुओं का उत्तेजन हुआ, और दूसरा यह केवल प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन पर ही लागू होता है। सेकंड लॉ हम लें, द्वितीय नियम हमारा प्रकाश का द्वितीय नियम या स्टार्क आइंस्टीन का नियम, या हम इसको प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम कहते हैं, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं क्वांटम एक्टिवेशन या क्वांटम सक्रियण। यह नियम स्टार्क और आइंस्टीन ने दिया था। इस नियम के अनुसार एक अणु द्वारा अवशोषित विकिरण का प्रत्येक क्वांटम रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में केवल एक अणु को सक्रियत करता है, अर्थात जो विकिरण अवशोषित होती है उसका एक क्वांटा एक अणु को उत्तेजित करेगा। Each molecule which take parts in a chemical reaction absorb one quanta of light which induce the reaction। यानी हम ये कह सकते हैं वन मॉलिक्यूल वन क्वांटा, एक अणु एक क्वांटा। ऊर्जा के क्वांटम या एक फोटोन का अर्थ है h न्यू ऊर्जा। यह h प्लांक स्थिरांक है और v विकिरणों की आवृत्ति है। तो हम कह सकते हैं कि क्रियाकारक का एक अणु एक फोटोन की अवशोषण से एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है। यहाँ हम देखें रिएक्शन में एक AB मॉलिक्यूल है, ये AB मॉलिक्यूल h न्यू यानी एक फोटोन या एक क्वांटा का अवशोषण करेगा और यह उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल बनाएगा AB स्टार, यानी उत्तेजित मॉलिक्यूल पर हम स्टार का चिन्ह लगाते हैं तो ये हमारा एक्साइटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। अतः यह तय है कि ऊर्जा के जितने क्वांटा या फोटोन अवशोषित होंगे उतने ही क्रियाकारक के अणु सक्रियत होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा, तो जितने फोटोन या क्वांटा का अवशोषण होगा उतने ही मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे। क्रियाकारक अणु की एक मोल के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा अगर हम देखें निकालें तो वो होगी हमारी A = NH न्यू। यहाँ N अवोगाद्रो संख्या है और E ऊर्जा की मात्रा है जो एक मोल पदार्थ द्वारा अवशोषित होती है, इससे हम एक आइंस्टीन कहते हैं। इस इक्वेशन में हम NH और न्यू हमारा होता है C/λ, इनकी वैल्यू रखें। N अवोगाद्रो संख्या है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23 पर मोल। प्लांक कांस्टेंट हमारा होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अगर हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन में रखें इक्वल टू NH C अपॉन लैम्डा में, तो इक्वल टू हमारा होगा 11.97 अपॉन लैम्डा जूल पर मोल, या हम ये कह सकते हैं 1.197 इंटू 10⁻⁻² अपॉन लैम्डा किलो जूल पर मोल, या हम इस तरह से कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात वेवलेंथ का मान कम होगा तो एनर्जी अधिक होगी, या ये कह सकते हैं कि पदार्थ के प्रति मोल अवशोषित ऊर्जा का मान बढ़ता है तो वेवलेंथ का मान घटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जिनकी वेवलेंथ 400 nm होती है उनके लिए ऊर्जा का मान 2.99 इंटू 10⁴ kJ पर मोल होगा, और रेड जिसकी वेवलेंथ 750 nm है उनके लिए ऊर्जा का मान, एनर्जी का मान 1.59 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर वेवलेंथ का मान कम है तो ऊर्जा का मान अधिक है, और वेवलेंथ यानी रेड विकिरण के लिए वेवलेंथ का मान अधिक है तो ऊर्जा का मान कम है। तो उच्च ऊर्जा वाले विकिरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रभावी होंगे, जबकि कम ऊर्जा वाले या अवरक्त विकिरण रासायनिक दृष्टि से सक्रिय नहीं होते हैं। सेकंड नियम, स्टार्क-आइंस्टीन नियम हम देखें। इस नियम की वैधता को देखें तो इसकी वैधता, वैलिडिटी दो कारणों से है। पहला, एक फोटोन कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो वह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में इसकी आयु बहुत ही कम होती है, इस कारण से ये दूसरे फोटोन को अवशोषण नहीं कर पाता है। अतः केवल एक ही फोटोन का अवशोषण कर पाता है, जो कि इस नियम में कहा 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन। दूसरा, जो प्रकाश की तीव्रता है वो दूसरे फोटोन को अवशोषित करने की संभावना नहीं रहती है, यानी इस प्रक्रम में जो प्रकाश प्रयुक्त करते हैं उसकी तीव्रता इतनी कम होती है कि दूसरे फोटोन का अवशोषण नहीं हो पाता है। इसलिए यह नियम सामान्य प्रकाश के लिए सही है। लेकिन यदि उच्च ऊर्जा वाली लेजर विकिरणों का उपयोग किया जाए तो बहुफोटोनिक प्रक्रम की संभावना बन जाती है, यानी लेज़र लाइट में एक अणु एक से अधिक फोटोन का अवशोषण कर सकता है। तो इन दो कारणों से इस नियम की वैधता प्रमाणित होती है। स्टार्क-आइंस्टीन नियम पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल देखें। 1000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाले विकिरण की ऊर्जा किलो जूल पर मोल कितनी होगी, या हम ये कह सकते हैं 1000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ में 1 मोल अणु कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा। एनर्जी E इक्वल टू हम देखें पर मोल एनर्जी E इक्वल टू NH न्यू होती है, या हम कहें NH C अपॉन लैम्डा। यहाँ N अवोगाद्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल है। H प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड है। C प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ है जो कि 1000 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन E इक्वल टू NH C अपॉन लैम्डा में रखते हैं। तो यहाँ हमने वैल्यू रखी, तो वैल्यू रखने पर हमें ऊर्जा का मान 1.197 इंटू 10⁶ किलो जूल पर मोल प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं 1000 एंगस्ट्रॉम पर 1 मोल अणु की ऊर्जा 1.197 इंटू 10⁶ किलो जूल पर मोल होगी, या 1000
एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ की ऊर्जा 1.197 इंटू 10⁶ किलो जूल पर मोल होगी। तो इस तरह से हम 1 मोल अणु की ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं। थैंक यू।